हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूर्यकांत एंड वेलकम टू रैपिड एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग 2017 और 18 का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था, है ना, जिसमें मैथमेटिक्स के 50 मार्क्स के क्वेश्चन 1 घंटे के लिए आपको मिला था, उस पेपर को आज हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन बैंक में काउंट होगा ये, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन बैंक से भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करके जाते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको नेतरहाट विद्यालय में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, हम लोग कंप्लीट इसको हिंदी में सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट का क्वेरी आया था, सर आप हिंदी से करवा दो, हम लोग गाँव से हैं, बाहर में हम लोग जाके पढ़ नहीं सकते हैं। तो हिंदी में काफ़ी कम टीचर, यहाँ तक कि यूट्यूब में मैंने सर्च किया था कि एक भी टीचर कंप्लीट आपको नेतरहाट विद्यालय के जो भी मतलब क्वेश्चंस आंसर हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसने किसी ने नहीं करवाया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को कवर करूँ और आपको इससे फ़ायदा हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग टोटल इसको जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था 1 to 23, यहाँ पे 1 से 10 तक का जो आपके होंगे क्वेश्चन, ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या निर्देशन है। यह कह रहा है कि इसमें टोटल 23 क्वेश्चन है, जिसमें 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 1 नंबर का है, ठीक है। 11 से 22 तक आपका 3 अंक का क्वेश्चन है जो कि एक मध्य उत्तरीय प्रश्न है, और 23 प्रश्न जो है लास्ट वो आपका 4 अंक का है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 से 10 तक इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देखा जाए तो आपको बहुत कम स्पेस दिया गया है ना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर निकालें। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बस इतना ही जगह दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो में अगर मैं इतना छोटा छोटा लिखूँ तो शायद आपको दिक्कत हो समझने में, तो मैं नए पेज में आपको समझाता हूँ। आप क्वेश्चन यही रहेगा, बस आपका इसका आंसर मैं नए पेज में कराऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, इसका जो उत्तर है वो इसका होगा, आप समझते चले जाएँ। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर निकालें। मतलब स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम लोग एनालाइज भी करते चल रहे हैं साथ में, ठीक है। तो आप वीडियो पे बने रहें, लास्ट तक देखें ताकि आपको एग्जाम में कुछ भला हो जाए आपका, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपको 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक का बड़ी संख्या, 3 अंक का बड़ी संख्या, 4 अंक का बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या आपको निकालने के लिए आना चाहिए, लिखने के लिए आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं। आपके इस पे छोटी संख्या बड़ी संख्या लिखने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग को ये छोटी छोटी चीज़ें आती है, तो हम लोग सिंपल सा इसमें मतलब इस क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या। तो पहले लिख लेते हैं 6 अंकीय छोटी संख्या इक्वल टू क्या है, 6 अंक टोटल होना चाहिए, है ना। पहले 1 आएगा और टोटल मिला के 6 अंक होना चाहिए। एक उतने जीरो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5 6 हो गए टोटल, है ना। 6 अंक की छोटी संख्या मतलब 5 जीरो और एक आपका 1 होगा, ठीक है। और फिर क्या क्या रहा है कि 4 अंकीय बड़ी संख्या, है ना। 4 अंकीय बड़ी संख्या, उसको भी लिख लेते हैं। 4 अंकीय बड़ी संख्या क्या हो जाएंगे, उतने 9 हो जाएंगे। बड़ी संख्या लिखने के लिए वो जितने अंक बोल पूछा जाएगा उतने आप 9 लिखो, ठीक है। तो 1 2 3 4, आप कह रहे हैं दोनों में अंतर निकालें, है ना, का अंतर निकालें। तो अगर हम इसका अंतर निकालेंगे, अंतर का मतलब होता है माइनस करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। तो अंतर दोनों को माइनस कर दो, अंतर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 4 ठो 9 से 4 अंक की बड़ी संख्या से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपको माइनस करना तो आता होगा, आप क्लास 6 में आ गए हैं, तो माइनस करने के लिए आपको सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। बाकी यहाँ पे 9 है तो 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 0, और यहाँ पे क्या 9 है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 1 आपका ऐसे ही कट चुका था, इसको दे दिए थे ना। तो आपका जो आंसर आया स्टूडेंट वो कितना है,
1 10 100,000 10,000 मतलब 90,001। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, मैं समझाने के लिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, आपको इतना टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप इसी में इतना टाइम लगा दोगे तो फिर आपका बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, क्योंकि आपको 2 घंटा लिमिट ही होगा एग्ज़ाम में, और 2 घंटे में से आपको अच्छे से लिख के आपका आंसर भी सही आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि यदि 12 पैकेट पेंसिलों का मूल्य 240 रुपया है तो 8 पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना। 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य है, मान के चलो कि आप पेन लेने के लिए गए तो पेन का एक पैकेट का जो मतलब मूल्य था वो 50 रुपया था, 5 पेन था, तो फिर एक पेन का आप रेट कैसे दुकानदार को दोगे। उसी तरीके से यहाँ समझो कि 12 पैकेट है ना, 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 240 है तो 8 पैकेट का पेंसिल का मूल्य पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 12 पैकेट। कॉपी पेन निकाल लें और आप भी सॉल्व करें। अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर देखें कि मैं जो बता रहा हूँ उस मतलब आपके आंसर से कितना सही हो रहा है। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में मतलब एक्यूरेसी जो होगा, जो सही करने की चांसेस होगा, बहुत ज़्यादा सही होगा। इसलिए वीडियो को रोक लें, पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें, फिर इसको देखना। ठीक है, क्या लिखेंगे, 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 240 रुपया। तो सबसे पहले हम एक पैकेट का निकालते हैं, फिर उसको 8 से गुना कर देंगे, है ना। एक यहाँ पे आप पूरा लिखना, एक पैकेट पेंसिल है ना का मूल्य क्या हो जाएगा, 240 को हम 12 से भागा दे देंगे। 240 को 12 से भागा देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे 12 दूना 24 और एक 0 आ गया। ऐसे वाला आता है आपको सॉल्व करने के लिए, नहीं आता तो बगल में आप 12 को ऐसे 240 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, मैं थोड़ा सा मतलब फास्ट कर रहा हूँ। अगर आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, 12 को 240 से भागा देंगे तो आपको 20 आएगा आंसर, तो आपका एक पैकेट का मूल्य निकल गया। इसी तरीके से क्या पूछा है क्वेश्चन आपको पूछा है 8 पैकेट पेंसिल का मूल्य। तो 8 पैकेट पेंसिल का मूल्य यहाँ पे लिखेंगे, 8 पैकेट पेंसिलों का मूल्य इक्वल टू 8 को हम 20 रुपये से गुना कर देंगे, है ना। तो कितना आ गया, 8 दूना 16 मतलब 160 रुपया। ठीक है, आप देख लिए क्वेश्चन बड़ा आसान है। आपको 1 नंबर के क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेन जो फोकस करना है वो टाइम पे फोकस करना है। आपको सारे क्वेश्चन को टच करना है और हर एक क्वेश्चन को सही भी करना है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस को टच करने के चक्कर में आपने क्या किया, सबको गलती करते हुए चले गए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आराम से समझते जाएं। खाना पीना तो खा लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को, भूख तो नहीं लग रही है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, सिंसियर तो हैं आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप लोग फोकस हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। एक कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई 20 मीटर एवं 12 मीटर है। तो सबसे पहले ना आप एक कमरा टाइप का बना लो। कमरे की लंबाई चौड़ाई की बात हो रही, दैट मीन्स आयत की बात हो रही है ना। आपकी जो कमरा है वो आयताकार कमरा है। ठीक है, तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, तो लंबाई इसका ये होता है, बड़ा वाला सबसे पार्ट को हम लंबाई बोलते हैं। तो यहाँ पे लंबाई दे रखा है क्या, 12 मीटर, और चौड़ाई दे रखा है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, ये 20 मीटर है और ये 12 मीटर है। उस कमरे के फर्श को पूरा बिछाने के लिए 4 मीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या होगी। स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि 4 मीटर का एक मतलब टाइल्स है ना, यहाँ भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है। ऐसे 4 मीटर हम इस कमरे में पूरा का पूरा बिछाएंगे, है ना। मतलब ये पूरा इस कमरे में फर्श हमको टाइल्स बिछाना है, और ऐसे टाइल्स आपके पास 4 मीटर का टाइल्स है,
तो आप 4-4 मीटर्स का इस कमरे में कितने आप टाइल्स को बिछा सकते हैं, आपको ये पूछ रहा है। मतलब इसका एरिया निकालना है और एरिया निकाल करके इसका एक एरिया निकाल करके उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई पता है और ये टाइल्स का है ना, टाइल्स टाइल है, हिंदी में टाइल होगा टाइल की लंबाई इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, अब पहले कमरे की क्षेत्रफल निकालते हैं। कमरा का क्षेत्रफल, फार्मूला पता है, आयत का फार्मूला क्या होता है, आयत के एरिया निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई पता होना चाहिए। ये छोटा छोटा चीज़ है, अगर आप ये सब चीज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है कि अगर आपको आयत का ये क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला नहीं पता है तो। ठीक है, कमरा का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई आपका 20 मीटर है और चौड़ाई आपका 12 मीटर है। इसको गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 240 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर मतलब स्क्वायर मीटर में होता है। ठीक है, मीटर यूनिट स्क्वायर में होता है, जो भी यूनिट सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, है ना, किलोमीटर हो तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कमरा का क्षेत्रफल निकल गया। स्टूडेंट अब हम निकालेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक टाइल का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा गुना भुजा, क्योंकि ये वर्ग है ना। आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चन में आपसे आयत के बारे में पूछ लिया और एक ही क्वेश्चन में आपसे ये वर्ग के बारे में पूछ लिया। मतलब आपको वर्ग और आयत के बारे में भी एक अच्छा जानकारी होना चाहिए आपको, है ना। वर्ग, आयत, आपका सर्कल जैसे वृत्त हो गया, ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत फार्मूला, परिमाप, एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको आप वर्ग और आयत और ये इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब हम लोग एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं स्टूडेंट। एक टाइल्स का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा है और यहाँ पे भुजा इसका 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर है। ठीक है, 4 मीटर इंटू 4 मीटर इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पूरा कमरा का क्षेत्रफल पता चल गया और आपको एक टाइल्स का क्षेत्रफल पता चल गया। अब आपको क्या करना है कि कितने टाइल्स लगेंगे ये बताना है ना, तो इसको इससे भागा देना है। तो टाइल की संख्या इक्वल टू क्या होगा, 240 डिवाइडेड बाय 16, है ना। आप इसको भागा दोगे तो आपका ये 2 से भागा दोगे 2 8 16 और 2 आपका 120 बार में आएगा 240। ठीक है, फिर आपका ये 4 बार में कटेगा और ये 60 बार में कटेगा, मतलब 15 चौके 60। आपका कितने आ गए, 15 टाइल्स। ठीक है, आपका टोटल जो आंसर आया स्टूडेंट वो क्या आया, 15 टाइल। मतलब जो क्वेश्चन पूछा था इसमें आपको 15 टाइल की ज़रूरत पड़ेगा पूरा कमरे में फ़र्श को बिछाने के लिए। आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कमरे को फ़र्श में बिछाने की मतलब कमरे में फ़र्श बिछाने के लिए 15 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन स्टूडेंट 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप बहुत ज़्यादा टाइम इसमें मत लगाना प्लीज़, क्योंकि ये सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है। आपको रफ में करो, जल्दी जल्दी करें, इतना सोच के नहीं करें वरना फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं स्टूडेंट। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक कार 9:45 बजे, है ना, 9:45 बजे सुबह में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, है ना, और वह कार अपने गंतव्य में जो 300 किलोमीटर पर है। ये आप इस कार को अब ऐसे समझो कि एक कार इस जगह से
9:45 सुबह में, है ना, AM में स्टार्ट किया और इसकी जो स्पीड थी स्टूडेंट वो 80 किलोमीटर पर आवर था, है ना, और इसको पहुंचना है 300 किलोमीटर तक। तो यहाँ तक पहुँचने में वो कितना टाइम लगाएगा, वो टाइम आपसे नहीं पूछा, ये पूछा कितना बजे पहुँचेगी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन फार्मूला आ गया आपका, दूरी का फार्मूला। आपको दूरी का फार्मूला अगर नहीं आता है दैट मीन्स आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे दूरी का फार्मूला होता है स्टूडेंट, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। ठीक है, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। और क्या क्या फार्मूला होता है इसमें देख लेते हैं फटाफट। ये दूरी इक्वल टू चाल बटा समय हो गया, और अगर हमें चाल निकालना हो तो चाल इक्वल टू दूरी में ये भागा हो जाएगा दूरी बटा समय। ठीक है, और आपको समय निकालना हो तो फिर इसी तरीके से होगा समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। ये तीनों फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता है इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ गए, वैसे आना ही तो है, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप 1 नंबर क्वेश्चन को या फिर 3 नंबर क्वेश्चन को या फिर 4 नंबर क्वेश्चन को आप मिस कर सकते हैं अगर ये फार्मूला आपको नहीं आता है तो। दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, और समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। ये आपको 3 फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस फार्मूला समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक कार है जो आपका 9:30 बजे सुबह 9:45 सुबह में स्टार्ट होता है अपनी जगह से, और ये अपनी स्पीड, अब ये मत बोलना सर शुरू में कम स्पीड था लास्ट स्पीड, ये एक अप्रोक्स स्पीड लेके चलते हैं। 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये चल रहा है। 300 किलोमीटर चलने में आपका देख लो यहाँ पे दूरी लिखा हुआ है, ये दूरी दे रखा है, ये आपका चाल दे रखा है, स्पीड मतलब चाल होता है, और ये टाइम आपका नहीं दे रखा है। टाइम ही नहीं तो निकालना है। टाइम बोल रहा है 9:45 में स्टार्ट हुआ, आपको टाइम बताना है कितना देर में पहुँचा। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ठीक है, दिया क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आपको मतलब ये समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं, मतलब आप कितने क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं। फिर आंसर बाद में हमसे मैच कर लेना। ठीक है, दिया है चाल इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, और दूरी भी दे रखा है 300 किलोमीटर। आपको क्या निकालना है, समय फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पता है, समय का क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी आपका 300 है किलोमीटर, और चाल आपका क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, और आपका यहाँ पे 4 हो गया, और ये 15 हो गया, 2 से कटा, तो 15/4 ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो 15/4 आवर्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आवर्स को अगर हम मिनट में चेंज करें, ऐसे 15/4 आपको अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना अगर हम इसको मिनट में चेंज करें तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 15/4 को मिनट में करने के लिए हमें 60 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 60 से अगर हम गुना करें तो ये 15 चौके 60, मतलब 15 क्या हो गया 225 मिनट। ठीक है, अब 225 मिनट को फिर से आवर में हम चेंज करेंगे तो 225/60, तो ये आपका 3 आवर्स और 45 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 3 घंटा 45 मिनट में ये अपने जगह पे पहुंच पाया। अब कितना बजेगा, है ना। आपका टाइम जो था वो टाइम कितना था, मतलब स्टार्टिंग टाइम क्या बोलेंगे उसको, शुरू करने का समय, शुरू करने का समय क्या था 9:45 मिनट सुबह में, है ना। जो कुल समय लगा, कुल लगा समय क्या लगा, कुल लगा समय इक्वल टू 3 आवर्स और 45 मिनट्स। ठीक है, तो कितना बजे पहुंचेगा ये
अगर 9:45 में पहुंचा, स्टार्ट किया और 3 घंटा 45 मिनट लगा, तो यहाँ से टाइम से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया। देख रहे हैं कैसे कैसे घुमा रहा है क्वेश्चन। आपको टाइम में भी आना चाहिए कि कैलकुलेट करने के लिए। 9:45 में स्टार्ट किया तो 3 घंटा अगर आगे बढ़ेगा तो कितने, 9 से 3, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, है ना, कितना बज गया, 12 बज गया। 12:45 हो गया। उसके बाद बोल रहा है 45 मिनट और लगा, है ना, तो 45 मिनट और लगा तो 12:45 में 15 अगर जोड़ देंगे इसमें से 15 कर देंगे, या फिर आप इसको ऐसे जोड़ लो अगर आपको नहीं आ रहा है तो 9:45 में 3:45 को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 5 5 10, 1 4 4 8 1 9 और 9 3 12, 12:90। लेकिन 90 मिनट नहीं होता, ये 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है ना। 60 मिनट में ये 1 घंटा बन गया, 30 मिनट बच गया, तो 1:30, कितना, दोपहर में, इतना बजे ये पहुँचेगा। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन लग रहा है ये आपसे, मतलब आपको बहुत अपनी स्पीड को बढ़ाना है, प्रैक्टिस बढ़ाना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब आपको फॉर्मूला, आपको मतलब स्पीड जो है टाइपिंग, मतलब कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए स्टूडेंट। आप नहीं अगर आ रहा है तो आप डरे नहीं, आप ट्राई करें, आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक मोबाइल 1500 रुपये में खरीद कर 1600 रुपये में बेचा गया। अब यहाँ पे लाभ और हानि से क्वेश्चन पूछ लिया, प्रतिशत लाभ निकालें। अब सर प्रतिशत लाभ का क्या फॉर्मूला होता है, ये तो मुझे नहीं पता, तो फिर एग्ज़ाम कैसे निकालोगे है ना। तो कोई नहीं, मैं हूँ यहाँ पे करवाने के लिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे जो खरीद में होता है, इतना रुपया में खरीदा, मतलब ये आपका क्रय मूल्य बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इंग्लिश में, क्रय मूल्य आपका 1500 रुपया है। इतना रुपये में उसने खरीदा और फिर इसने 1600 रुपया में बेच दिया, मीन्स इसका विक्रय मूल्य, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य इसका क्या हो गया, आपका 1600 रुपया। स्टूडेंट, जब भी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा बड़ा होता है ना, क्रय मूल्य अगर छोटा होता है विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पे क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे समझो कि आपने जितना में सामान खरीदा उससे ज़्यादा में बेचा तो आपको लाभ ही हुआ, है ना, तो यहाँ पे लाभ होता है। तो लाभ का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आपको विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में घटा, आप माइनस कर दो, कितना आपका फ़ायदा हुआ पता चल जाएगा। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो पहले आप लाभ निकाल लो। लाभ कितना हुआ, 1600 रुपये में से 1500 को माइनस कर दो, आपको 100 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि ये आपको लाभ निकालने के लिए नहीं बोला है, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे आप इसी तरह क्वेश्चन छोड़ के ना आ जाए, मतलब लाभ निकाल के आ गए, चलो यार मैं तो सही हो गया, 1 नंबर पक्का है, ऐसे मत करना। यहाँ पे प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत लाभ मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये होता है फॉर्मूला प्रतिशत लाभ का, ठीक है। अब प्रतिशत लाभ कितना हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना था, कितना में खरीदा, 1500 रुपये का खरीदा, और यहाँ पे 100 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 15/100 हुआ। तो आपका यहाँ पे इसको आप डिवाइड करोगे 5 से, 5 दिया 15 और 5 20 25 100, ठीक है। तो 20/3 हुआ। अगर इसको मिक्स इस तरह यहाँ पे भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं, इसको दशमलव में भी कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना परसेंट 6 18 19 20/3 आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। ये आपका प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ऑलरेडी आपका 24 मिनट हो चुके हैं, तो वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम यहाँ पे बस 10 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं। आप लोग बने रहिए,
आप लोग देखते समझते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत पास हैं। और जब तक आप चीज़ों को, मैं चाहूँगा तो सॉल्यूशन आपको दे ही दूंगा फटाफट, लेकिन जब तक आप समझ के नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको सॉल्यूशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और भी पूछ दे और इसने नंबर चेंज कर दिया, डिजिट चेंज कर दिया, और ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम दे दे, तो फिर आप क्या करोगे? समझे हुए रहोगे तब तो कर पाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है स्टूडेंट, नीचे दी गई आयत की भुजा ए बी की लंबाई निकालें, है ना। यहाँ पे एक आयत है, एक आयत को फटाफट अपने कॉपी में बनाते हैं, है ना। यहाँ पे ए बी सी डी, आयत से एक और क्वेश्चन दे दिया आपको। एक्चुअली आयत से नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय से दे दिया इसने। 10 सेंटीमीटर, ये हुआ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे दी गई आयत की भुजा ए बी की लंबाई ज्ञात करें। ए बी क्या है? ये वाला लंबाई आपको निकालना है। आपको बस चौड़ाई दे रखा है और ये आपको विकर्ण दे रखा है, डायगोनल्स दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये निकालना है इसकी ए बी की लंबाई। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है क्या? एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? तो एक समकोण त्रिभुज में, ये एक समकोण त्रिभुज है, आप अच्छे से देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो, रफ में बता रहा हूँ, ये चीज़ मत कॉपी में लिख लेना। एक समकोण त्रिभुज है, इसमें इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं, है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं, ठीक है, इसको लंब बोलते हैं। ये समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है अभी देखते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे जो निकालना है वो क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय। कितने स्टूडेंट को ये प्रमेय नहीं आता है, इस पर एक वीडियो बन सकता है 5 से 10 मिनट का, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी ए डी सी में, ए डी सी से, या फिर मैं करते हैं, थोड़ा सा हिंदी मेरा वीक है, कोई नहीं, आप मैनेज कर लो, आपको मेन है समझना, ठीक है। ए डी सी में आपका क्या है? ये कर्ण है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कर्ण यहाँ पे ए सी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी, यहाँ पे आधार है, डी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे ए डी है प्लस ए डी का स्क्वायर। आप चाहते तो ए भी समकोण त्रिभुज ले सकते हैं, क्योंकि आयत में सारे 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब ए सी का स्क्वायर, यहाँ पे ए सी की जगह पे क्या है? 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर, और डी सी आपका, डी सी सिंपल सा डी सी स्क्वायर होगा, और ए डी का वैल्यू आपका 6 स्क्वायर है ना। तो 100 इक्वल टू डी सी का स्क्वायर, प्लस का साइन है ना, प्लस 36। यहाँ तक क्लियर है? अब डी सी को इधर ही रहने देते हैं, इधर इसको इधर ले आते हैं। ये आपको पता है ना लेफ़्ट टू राइट कैसे करते हैं? प्लस की साइन यहाँ पे जाके माइनस हो जाता है, और ये आपका डी सी का स्क्वायर हो गया। 100 में से 36 जाएगा स्टूडेंट, तो बचेगा 64, है ना, इक्वल टू डी सी का स्क्वायर। मतलब डी सी इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा 64। और आपको पता है कि 64 किसका स्क्वायर है? 8 × 8 का। तो डी सी इक्वल टू 1 बाहर हो जाएगा, तो 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। क्या यूनिट है? सेंटीमीटर है, ठीक है। तो डी सी 8 है, तो आयत का जो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो आपका ए बी भी क्या होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन ने कम से कम आधे पेज में बन रहा है। मीन्स ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। आपको ये मतलब बहुत, मतलब इसकी लेवल जो होती है ना, नवोदय विद्यालय से काफ़ी ऊंचा होती है। आप नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप किए हैं और तैयारी कर चुके हैं, तो आपको पता होगा कि वो क्वेश्चन कितना आसान होता है। बट इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल 512 वर्ग मीटर है। स्टूडेंट यहाँ पे एक आयताकार बगीचा है, एक आयताकार बगीचा, जैसे मान के चलो
ऐसे समझाने के लिए रफ डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक आयताकार बगीचा है, इसका क्षेत्रफल पूरा, ये वाला पूरा क्षेत्रफल, पूरा है ना, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, जितना एरिया कवर करता है, ये 512 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और फिर कह रहा है यदि इस बगीचे की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है ना, मतलब इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना है। मतलब स्टूडेंट अगर हम इसकी चौड़ाई को x मानते हैं, x मीटर, तो इसकी लंबाई इसका डबल हो जाएगा, मतलब x प्लस x मतलब 2x हो जाएगा, 2x मीटर, है ना। तो कह रहा है ये चीज़ समझ में आ गया। तो इस बगीचे का परिमाप निकाल लें, मतलब इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी साइड, आपकी जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो वाला फाइंड करना पड़ेगा, तब जा कर के इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में आप, है ना। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना परिमाप का। और क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये फॉर्मूला अगर भूल रहे हैं तो आप एक अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला आएगा आयत से। ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन हो गया, मतलब आयत से क्वेश्चन और वर्ग से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ चीज़ समझ में आ गया। लिखते हैं कि आयत गिवन दिया है, दिख रहा है ना आपको सही से, आयताकार। मैं चाहता तो बोर्ड में ही पढ़ा सकता था, लेकिन बोर्ड में क्या कि क्वेश्चंस को लिखना होता, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता, तो मैं सिंपल सोचा कि कॉपी में समझा दूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, आपका फोकस बिल्कुल लगे कि हाँ कोई सर मुझे बता रहे हैं, ठीक है। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 512 मीटर स्क्वायर है। तो माना कि क्या माने हम लोग कि चौड़ाई इसका x मीटर है और इसका लंबाई इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या दे रखा है, 2x, इसका डबल है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हमको इसको हमें क्या निकालना है, लंबाई चौड़ाई फाइंड करना है। तो इसके फॉर्मूला के हेल्प से निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आपका हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा 512 दे रखा है और आपका लंबाई गुना चौड़ाई है ना, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू 512 मीटर स्क्वायर। लंबाई आपका x है और आपका 2x चौड़ाई, सॉरी ये x होगा, ये 2x होगा, इक्वल टू 512 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 512 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 512 में से 2 डिवाइड होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 512 में 2 को भाग दोगे तो 256 आ जाएगा, ठीक है। तो 256 आप अगर देखो तो आपका ये 16 इंटू 16 का है ना। तो दोस्तों ये एक्स स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आपका 16 हो गया। वर्ग निकालने के लिए आता है, यहाँ से वर्गमूल भी आपसे पूछ लिया, जो कि क्लास 8 में जा कर के है। मतलब नेत्रहाट वाले कहते हैं कि नहीं हम क्लास 5 तक का ही लेवल पूछेंगे, लेकिन वर्गमूल क्लास 8 में बच्चों को जाके सिखाया जाता है। तो आप बताओ कि मतलब किस लेवल पे एक कैसे मतलब कह सकते हो कि क्लास 5 तक का ही लेवल है ये। तो x इक्वल टू 16 कितना मीटर हो गया, मतलब आपका यहाँ पे क्या निकल गया, लंबाई, लंबाई निकल गया x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, नहीं ये चौड़ाई था, और लंबाई इक्वल टू 2x मीन 16 गुना 2 इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर नहीं ये मीटर में है, ठीक है। तो लंबाई निकल गया और चौड़ाई निकल गया। अब इसका हम परिमाप निकालते हैं। परिमाप इक्वल टू क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना इसका लंबाई 32 है और चौड़ाई 16 है, तो यहाँ पे आपका 2 32 और 16 को ऐड करेंगे तो 48, तो ये जा कर के 96 मीटर इसका आएगा। इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो 96 मीटर इसका परिमाप आ गया। ये आपका आंसर हुआ, देख रहे हैं पूरा पेज पेज भर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है, ये मैटर करता है, आपको समझ में आ रहा है ना। आपको अच्छे से तैयारी करना है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इसका आंसर क्यों नहीं है, आंसर की मेरे पास नहीं है,
बाकी अपने हिसाब से तो सारे क्वेश्चंस सही बन रहे हैं, सारे आंसर सही जा रहे हैं। तो हम लोग कुछ ये पता नहीं कर पा रहे कि हमने जो बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया। ठीक है, अब कह रहा है कि 8 नंबर सरल कीजिए। 1/2 डिवाइडेड बाय, है ना, 1/2 का 1/3। का मतलब होता है स्टूडेंट गुना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, मल्टीप्लाइड। ये चीज़ कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, तो 1/2 भागा को अगर गुना में चेंज करते हैं तो ये साइन हो जाता है मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बोल रहा है का मतलब ये सब का 1/3। ठीक है, 2 से 2 कट गया, मतलब 1/1 बचा इंटू 1/3। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 1/1 इंटू 1। ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे या नीचे नीचे, तो 1 गुना 1 1 और 1 गुना 3 3, तो 1/3 इसका आंसर हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सरल था, ये लग रहा है कि हाँ 1 नंबर का क्वेश्चन है सर, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, आपका यहाँ पे दशमलव दे दिया योग निकालने के लिए, है ना। 5.4 0.75। देखो आप जब तक इसको अच्छे से नहीं लिखोगे तब तक आपकी गलतियाँ होगी। दशमलव हमेशा बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ पे 16.75 तो यहाँ पे 16 बीच में दशमलव होगा और ये आपका 75 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो लगा सकते हो, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पे। अब 5 5 10 0 1 बच गया और 7 7 14 और 4 18 18 और 1 19, है ना, 1 बच गया। फिर से वापस पॉइंट यहाँ लगेगा और 6 और 5 11 और 1 12 1 बचा 1 1 2। तो इसका आंसर क्या आया आपका 22.90। ठीक है, ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नहीं, MCQ क्वेश्चन जो 1 नंबर का क्वेश्चन था उसमें से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसका सेकंड पार्ट, है ना, जो कि मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है। आप देखो 40 मिनट में अगर मैं समझा के मैं पढ़ा रहा हूँ तो लगभग 40 मिनट आपका 10 क्वेश्चन करने में लग जाते हैं, जबकि आपको 23 क्वेश्चन करना है 1 घंटे के अंदर। तो आप अपनी स्पीड को 4 गुना बढ़ाइए, तब जा कर के आपके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, राइटिंग के साथ बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि 4 गुना बढ़ाने के चक्कर में पता चला कि आपने क्या लिखा आपके एग्जामिनर को पता ही नहीं चल रहा है और वो क्या कर रहे हैं, आपको पूरा 0 लड्डू दे के निकल गए हैं, तो आपका सिलेक्शन फिर होगा भी नहीं। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझें। कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात, एक त्रिभुज है ना, उसके तीनों कोण, 1 कोण 2 कोण 3 कोण होता है, तीनों कोण का अनुपात जो है रेशियो 2:4:3 है ना। तो बड़े कोण का माप निकालिए। जब भी स्टूडेंट इसकी 3 रेशियो होते हैं तो इसको मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज के कोण 2x 4x और 3x है। ठीक है, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो तीनों कोण को हम लोग जोड़ते हैं, इस तीनों को 2x + 4x + 3x = 360 डिग्री, है ना। तो 2x 4x 3x को जोड़ेंगे तो 9x आएगा = 360 डिग्री। मतलब x = 360 को 9 से भागा देंगे और 9 से भागा देंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा, तो x = 40 डिग्री आ गया। तो बोल रहा है सबसे बड़ी कोण निकालने के लिए बोल रहा है ना क्वेश्चन, सबसे बड़े कोण क्या होगा, 4 वाला होगा, है ना, 4x वाला होगा। तो लिखते हैं सबसे बड़ी कोण = 4x, मतलब 4 गुना x की वैल्यू 40 है तो 160 डिग्री, ये चीज़ आ गया, 160 डिग्री आ गया। ये आपका आंसर हुआ। स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे 1 से 10 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आपका कौन सा ध्यान में रहे, 2017-18 में जो मेंस में पूछा गया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 से लेकर के, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे पैटर्न में कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपका 11 से लेके 22 तक आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 3 नंबर का होगा, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 11 से 22 तक करते हैं,
23 भी एक ही क्वेश्चन है, तो इसको उसी वीडियो में देख लेंगे, ज़्यादा बड़ा ना बने, या फिर इसको एक नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। तो ये 4 अंक का है, ठीक है। तो 2 से 3 वीडियो में आपका ये मतलब जो 2017-18 का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा देंगे। बाकी आपको कैसा समझ में आया, कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पाते थे, क्या आपको जितने भी फॉर्मूला मैंने बीच बीच में बोला, आयत का क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें, वर्ग का क्षेत्रफल, आपको प्रतिशत लाभ निकालना आता है या फिर नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप नेतरहाट विद्यालय की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, आप किस ज़िले से हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि ये पता चले कि आप लोग कितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कितने लोग को इससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 23 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को आपको ढूंढना ना पड़े, इसीलिए आप पहले रैपिड एकेडमी चैनल पे जाएं। मैं आपको बता देता हूं, यूट्यूब पे सर्च करें रैपिड एकेडमी, ठीक है। रैपिड एकेडमी सर्च करेंगे तो उसकी प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में आपको दिखेगा वहाँ पे नेतरहाट विद्यालय एडमिशन, ठीक है। तो नेतरहाट विद्यालय एडमिशन में आप ओपन करें, नंबर बाय नंबर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जितना मैंने अपलोड किया है, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।